नमस्कार। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत दिनों से नहीं, शायद 2-3 महीने से पेंडिंग था। मैं शायद भूल जाता था बार बार, लेकिन फिर से आज सुबह 2 घटनाएं हुई और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे डिस्कशन चल पड़ी। तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने विचार लोगों के सामने शेयर कर देने चाहिए, शायद लोगों को समझ में आए जो मेरा पर्सपेक्टिव है हमेशा की तरह। तो अभी 2 रूल जो आए हैं वो यही है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि जो बच्चे पैसे होते हुए भी फीस नहीं दे रहे, आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दीजिए। कभी रूल आता है किसी मिनिस्टर का, किसी स्टेट के, कि भाई सिर्फ 2 घंटे पढ़ाओ। शायद कल परसों आया है कि 8 तक 2 क्लास होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम लिमिटेड करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कोई पेरेंट कहता है कि स्कूल हमें लूट रहा है, कोई कहता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगले 7 से 8 मिनट ध्यान से सुनिए, शायद आपको बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा। सबसे पहले, और मैं भी आपकी तरह एक पेरेंट हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं जो दिल्ली के ठीक ठाक स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पर उनकी ट्यूशन फी भी ठीक ठाक है, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं किसी स्कूल का मालिक हूँ। हाँ, लेकिन मेरे फैमिली में स्कूल टीचर्स भी हैं जिन्हें पिछले 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, इंस्पाइट ऑफ अपना बेस्ट दे रही हैं वो अपने अपने स्कूल में। और ऑफ कोर्स हमने तो अपने बच्चों की सैलरी और फीस रेगुलर पे ही करी है। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो सुनिए। सबसे पहले, मैं भी आपकी तरह, जैसा मैंने बोला, कि एक आम इंसान हूँ, और एक आम इंसान के अगर एक 8 से 10 खर्चे होते हैं घर में, जिसमें हम बोलते हैं सबसे पहली बात ग्रोसरी, राशन, फ्रूट, वेजिटेबल, सब्जी, आटा, दाल, प्लस दूध भी पकड़ लीजिए। उसके बाद अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल बिल्स, उसके बाद आता है अपना क्लोथिंग, और शायद सबसे और एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन। वो एजुकेशन का फीस, स्कूल एजुकेशन हो सकती है, कॉलेज एजुकेशन हो सकती है, किसी एंट्रेंस की कोचिंग हो सकती है, राइट। यही 7 से 8 चीज़ें जो मेन हेड्स हम बोलते हैं। इसके अलावा देन एवरीथिंग एल्स हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड। आप एंटरटेनमेंट करते हो, आप मॉल्स में जाते हो, आप थिएटर्स में जाया करते थे, आप घूमने जाते हो। अब इन सभी चीज़ों में आप एक चीज़ नोट करेंगे, वो ठीक इंडियन सिस्टम के साथ है कि एजुकेशन एक बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, एटलीस्ट स्कूल और कॉलेज तक। तो देखिए, दूध भी क्या है कि आपका बजट कम है कि आप मंगवाना बंद कर देंगे। आपका बजट आजकल टाइट चल रहा है, आप शायद कुकीज़ खाना छोड़ के पार्ले जी खाएंगे, और जो मैंने कई लोगों से सुना है। आप नए कपड़े नहीं खरीद रहे, वही कपड़ा ले रहे हैं जो बिल्कुल फट गया और आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। लोग नए जूते नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी है कि सिस्टम ऐसा है कि हर साल आपका बच्चा अगली क्लास में जाता है, फर्स्ट से सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में जाता है, थर्ड से 12th में तक पहुंचता है धीरे धीरे, राइट। और 12th के बाद अगर आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही कॉलेज में पढ़ता है। और खासकर इंडिया में तो स्कूलिंग सिस्टम बहुत सिंपल है। एक प्राइवेट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। सरकार हर जिले में, हर गाँव में आपको फ्री एजुकेशन देती है अपने सरकारी स्कूल के माध्यम से। लेकिन हम अपने बच्चों को फिर भी प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई या उतना अच्छा माहौल नहीं मिलता हमारे बच्चे को, और उसका एक वो सर्वगामी विकास नहीं होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होना चाहिए। इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। अब एक चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही रेयर चीज़ हो, टेक्निकली ना जो स्कूल्स होते हैं ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी होते हैं। जब आप स्कूल बनाते हो तो आपको स्कूल एक ट्रस्ट के अंदर चलाना होता है। और अब मैं ये विश्वास से आपको कह सकता हूँ कि 90% से 95% स्कूल पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल मार्जिन पे चलते हैं। बस जितना फीस वो कलेक्ट करते हैं बच्चों से, उतना ही खर्चा उनका साल का होता है। तो एक टिपिकल 3000 बच्चों का स्कूल, जिसकी महीने की फीस अगर 3000 रुपये भी है, तो आप लगा लीजिए 3000 इंटू 3000, 30 लाख रुपए इंटू 90 लाख रुपए महीने में इकट्ठे हुए, मतलब साल में मोटा मोटी 10 करोड़। और ऐसे ऐसे स्कूल में जहाँ पर 3000 बच्चे पढ़ रहे होंगे और हम 50 बच्चों का भी एक क्लास मान ले, तो 4 से 5 सेक्शन हर क्लास में होंगे। तो अब मान के चलिए कि स्कूल में 100 तो टीचर्स होंगी और बाकी सब नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अब तसल्ली से सोचेंगे ना, तो 10 करोड़ की कलेक्शन हुई स्कूल की, जिसमें उसका ना करके 8.5-9 करोड़ तो खर्च हो जाता है। और आप सोचते हो 1 करोड़ तो फिर भी साल में कमाता है। लेकिन साहब, वो स्कूल बनाने के लिए जो उसने 5 से 10 करोड़ रुपया खर्च किया है, मेरा कहने वाला ये है कि जो स्कूल चलाते हैं ना, अगर वो स्कूल के बदले कोई और व्यापार खोल लेते तो ज़्यादा कमाते। लेकिन मोस्टली लोग स्कूल चलाते हैं, आप ये कह सकते हो, सामाजिक टोर के लिए, समाज में नाम बनाने के लिए। और बहुत रेयर केस में अगर आपका स्कूल सुपर हिट हो जाता है तो शायद आप थोड़े एक्स्ट्रा कमा लेते हो।
छोटे शहरों में ये काले से सफ़ेद करने का भी एक बहुत पुराना जरिया रहा है कि आपके पास एक पैसा है कि किसी हर बिजनेस को आप नहीं कर सकते, शायद स्कूल में आपका काम चल जाता है। लेकिन जितनी मेरी समझ है, इट इज़ मोस्टली सोशल रेपुटेशन के लिए लोग स्कूल चलाते हैं। ये मैंने इसलिए बार बार हार्प कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ, स्कूल वाले हमें लूट रहे हैं, स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, कि स्कूल वाले ना हो गए आपके दुश्मन हो गए। अरे वो भी तो जिस तरह आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं दुकान चलाते हैं, वैसे ही छोटा सा एंटरप्राइज चला रहे हैं जिसमें आपसे फीस ले रहे हैं और आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कोई भी पेरेंट जो इस वीडियो को सुन रहा है, अगर ध्यान से सोचोगे तो जितनी आप फीस देते हो, जितने आपकी क्लास में बच्चे हैं उनको जोड़ लीजिए, वही तो महीने की फीस है। और जो आपके स्कूल की टीचर है ना, एक उनकी तनख्वाह का पता कर लीजिए। तो मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ टीचर्स को 80,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी जाती है, जो कि आजकल 7th पे कमीशन के बाद फुल स्केल है। तो मेरे को मालूम है कि चाहे फीस ज़्यादा है, लेकिन जो टीचर्स को दी जा रही है उसके हिसाब से वही बात है कि स्कूल 10 से 15% ही साल का प्रॉफिट कमा रहे हैं आपसे पूरी फीस लेके। अब एज ए पेरेंट आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे की क्लासेस लगे, क्लासरूम क्लास नहीं लग रही है, ऑनलाइन क्लास लगे। आप ये चाहते हो कि जो आपका बच्चा 6th में वो 7th में चला जाए, 8th का बच्चा 9th में चला जाए। अब मैं आपसे उल्टा पूछता हूँ कि आप स्कूल से क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका एक तो या तो आप ये बोलो कि नहीं जी देखो, ना तो ऑनलाइन क्लास लगाओ ना कुछ लगाओ, मेरा बच्चा 6th में, अगले साल भी 6th में रहेगा, जिसे हम बोलते हैं दुनिया को पॉज कर दो, स्कूल को पॉज कर दो। अगर शायद सभी पेरेंट इस बात के लिए मान जाएं तो स्कूल के ओनर्स भी मान जाएंगे। आप एक बार करके देखिए, स्कूल वाला बोलेगा ठीक है, हम 1 साल बाद वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था, तो अगले साल मार्च में वहीं से शुरू करेंगे जिसकी जो पढ़ाई चल रही थी। 1 साल को मैं मिट्टी डालता हूँ। मतलब आपका बच्चा अगर इससे में 7th में पढ़ रहा है तो अगले साल वो 7th में पढ़ेगा। क्या आप तैयार हैं? चलो नंबर 2, कोई पेरेंट ये भी महानता सोच रहे हैं कि ना क्लास लगे ना कुछ हो, आप वैसे हमारे बच्चों को 7th में डाल देना। तो स्कूल वाला इसके लिए भी मान जाएगा। तो बिना छठी पढ़े, बिना छठी की नॉलेज लिए अगर मैं आपके बच्चे को डायरेक्टली 7th में डाल दूं, तो क्या फिर आपके बच्चे को सब कुछ 7th समझ में आ जाएगी? और क्या वो उसके आगे फिर 8th 9th 10th पढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कुछ आप 5th में पढ़ते हो, 5th के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके आप 6th में पढ़ते हो, 6th का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके आप 7th में पढ़ते हो, स्पेशली जहाँ पर मैथ्स और साइंस की बात आती है। करेक्ट है? दैट मीन्स आपको ये भी नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि स्कूल पढ़ाए भी। तो जब स्कूल पढ़ा भी रहा है, चाहे वो ऑफलाइन क्लास ले रहा है चाहे वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है, वो उन टीचर्स को सैलरी दे रहा है। तो कैसे सैलरी दे दे वो अगर आप उनको नहीं देते? मतलब कि आप चाह रहे हो कि मेरा बिजली का तो आती है, बिजली तो मैं यूज़ करूँ पर बिजली का बिल ना दूँ, पानी तो यूज़ करूँ पर पानी का बिल ना दूँ, राशन वाले से राशन तो ले लूँ पर राशन का बिल ना दूँ। तो जब आप एक प्राइवेट एंटरप्राइज से उसकी सर्विस ले रहे हैं जो कि एजुकेशन है, तो फिर बिल क्यों नहीं भरते? ट्यूशन फीस क्यों नहीं देते? तो इसलिए मैं पेरेंट्स को समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ट्यूशन फीस तो देनी पड़ेगी, वरना स्कूल कैसे पढ़ाएंगे? वो अब हो क्या रहा है, जहाँ जहाँ नहीं दी जा रही स्कूल ने पढ़ाई बंद कर दी। या मेरी जानकारी में कुछ जो एवरेज स्कूल थे, अगर एक 5 सेक्शन थे तो आप ये मान के चलिए 5 सेक्शन इकट्ठे पढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद तो स्कूल अभी निकालना नहीं चाहता। तो अगर 20% लोगों ने फीस दिया तो उन्होंने एक टीचर रख लिया है। अब एक टीचर इकट्ठे 150 बच्चों को पढ़ा रहा है जूम पे। क्या बच्चों को समझ में आएगा? पर ये गलती किसकी है? ये गलती बच्चों की है ना, क्योंकि 80% लोगों ने फीस नहीं पे करी। तो भैया फीस पे कीजिए, लेकिन सारी गलती पेरेंट की नहीं है। अब स्कूल को क्या समझना चाहिए? उससे पहले फिर से पेरेंट को समझना चाहिए कि जो आप फीसेस देते हो उसमें ट्यूशन फी तो होती है 80%। स्कूल हमें किताबों में लूटता है, स्कूल हमें यूनिफॉर्म में लूटता है, ये हमारे मन में बैठी हुई है। तो उसको सब साइड पे रखिए। वो जो हो गया वो हो गया, जो हर साल होता था ठीक है। स्कूल वाले ने, किसी प्रिंसिपल ने, किसी एडमिन इंचार्ज ने 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए बना लिए पूरा किताबों और पूरे यूनिफॉर्म शॉप वाले से लेकर। इसके ऊपर कुछ नहीं होता। कोई करोड़ रुपया स्कूल वाला नहीं बना लेता आपको किताबें देके या आपको यूनिफॉर्म देके, या उसने इतना कमा लिया कि वो 1 साल आपको फ्री में पढ़ा सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि पॉज हो जाए, आप चाहते हैं कि बिना पढ़े वो अगली क्लास में चला जाए, कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को साल की एजुकेशन दी जाए। सिमिलरली गवर्नमेंट बार बार कहती है स्कूल खोल लो। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल पक्का खोल लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है कि गवर्नमेंट ने फिलहाल तो बैन कर रखा है स्कूल पे और थिएटर्स पे। अब गवर्नमेंट कह रही है ठीक है हम परमिशन देते हैं, उसके बाद हर स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट अपना माहौल देख ले। तो मैं आप लोगों को तसल्ली दे रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट अलाउ कर भी दे तो भी इंडिया में 80% स्कूल अभी अगले 3 महीने नहीं खुलने वाले। दिल्ली, बॉम्बे, पुणे जैसे शहर में 100% स्कूल नहीं खुलने वाले। वो हिमाचल में, उत्तराखंड की कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर भी कोरोना दूर दूर तक नहीं है, उन एरियाज में स्कूल खुल जाएंगे। खुलने भी चाहिए ना, क्योंकि एक जेनरिक रूल हम क्यों बनाए? कोरोना दिल्ली में है, पुणे में है, बॉम्बे में है, वो हिमाचल में, सोलन में
या कुछ हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, बिल्कुल बिहार जंगलों में जहाँ बहुत खूबसूरती होती है, उन एरिया में जहाँ कोरोना का कोई नामो निशान भी नहीं है, वहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट क्यों। अरे गवर्नमेंट अलाउ कर भी देगी तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ दिल्ली वालों को, पुणे वालों को, चेन्नई वालों को, बेंगलोर वालों को, आपके स्कूल नहीं खुलने वाले, क्योंकि आपके स्कूल के ओनर्स को भी अपनी सेहत की चिंता है, अपने हेल्थ की चिंता है, अपने टीचर की चिंता है और अपनी खुद की भी चिंता है। तो वो ज़बरदस्ती आपको क्यों बुलाएगा। और स्पेशली अगर आप खुशी से ऑनलाइन एजुकेशन की फीस देंगे तो बुलाना भी नहीं पड़ेगा। पर सारी अब थोड़ी सी एडवाइस स्कूल वालों के लिए भी, जैसा मैंने कहा कि वैसे भी स्कूल ट्यूशन फीस ही मांग रहे हैं, तो स्कूल्स आपसे कंप्यूटर फ़ी या RFID फ़ी या एक्स्ट्रा चार्जेस तो वैसे भी नहीं ले रहे हैं, राइट। ट्यूशन फ़ी ले रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब स्कूल आपसे ट्यूशन फ़ी लेता है तो वो टीचर की सैलरी के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी भी निकालता है, वो बिजली का बिल भी निकालता है, जो फ़ैन घूम रहे हैं, मैं नॉन AC स्कूल की बात कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे खर्चे हैं वो भी रिकवर किए जाते हैं आपकी ट्यूशन फ़ी से। तो अगर मैं रफली बोलूँ और मुझे इसकी पूरी नॉलेज है, तो जब आप एक फ़ीस देते हैं तो उसका 70% पार्ट तो टीचर सैलरी में चला जाता है। टीचर सैलरी इतनी हैवी कंपोनेंट होता है किसी भी स्कूल के फिनेंशियल्स का। तो कोई भी स्कूल ये जरूर दिल दिखा सकते हैं कि जो ट्यूशन फीस भी थी उसको 15 से 20% कम कर दिया, यही कम्युनिकेट करते हुए कि ठीक है आप स्कूल में नहीं आ रहे, हमारे बिजली का बिल नहीं लग रहा, हमारा चौक का खर्चा नहीं हो रहा, हमारे डस्टर्स खराब नहीं हो रहे, हमारी चेयर्स घिस नहीं रही हैं, तो वो 1 साल और चल जाएंगी। और इन सब के मद्देनज़र हमने इस साल के लिए ट्यूशन फ़ी अपनी 15% कम कर दी। तो स्कूल वाले अगर 15% ट्यूशन फ़ी कम कर देते हैं तो मेरे हिसाब से स्कूल वालों ने अपना जिम्मा पूरा कर दिया। इस समय मतलब इतना ही मैं आर्गूमेंट लॉजिक दे सकता हूँ कि वो 15% तक अपनी फ़ीस कम कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका खर्चा कम हो गया है, जो चौक डस्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, चेयर्स वगैरह की डेप्रिसिएशन कम हो रही है, और जो बाकी इस तरह के लॉन मेंटेनेंस वगैरह जो स्कूल में होती है, ग्राउंड मेंटेनेंस वगैरह वो नहीं हो रही है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं यूज़ हो रहे हैं, तो वो जो बच रहे हैं, बट दैट ऑल में वो सारे खर्चे एक स्कूल के 10-15% से ऊपर नहीं होते। 70% जो बच्चे स्कूल एक तो पैसा इकट्ठा करता है फीस के माध्यम से, वो अक्सर टीचर्स की सैलरी में चला जाता है। 70 नहीं तो 65% तो मिनिमम जाता है। अब ये समझ लीजिए शायद छोटे शहरों में 60% और दिल्ली जैसे शहर में जो स्कूल फुल स्केल देता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट देयर आर मेनी गुड स्कूल्स जो टीचर्स को फुल 7th पे कमीशन के हिसाब से देते हैं, पूरी 75 से 1000 रुपये सैलरी दे रहे हैं इस समय। उन स्कूल्स में कुछ नहीं बचता, उनके टोटल मंथली कलेक्शन का 70% फीस में जाता है। तो भाई वो टीचर सैलरी में जाता है, तो जब आप फीस नहीं भरेंगे तो मैं टीचर को सैलरी कैसे दूंगा। तो फिर स्कूल को एक्सट्रीम स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो आप ना ये सब पेरेंट्स से मेरी अपील है कि स्कूलों के दुश्मन मत बनिए। स्कूल आपके दुश्मन नहीं है और वो कोई आपको लूटते नहीं है हर साल, वो आपसे पैसे लेके आप ही पर खर्च करते हैं। कभी आप जाके ना ये पूछिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उसकी सैलरी क्या है, और वो टीचर की सैलरी तो प्रिंसिपल या ओनर्स की जेब में नहीं जा रही है ना, वो तो टीचर्स को दी जा रहा है। वो टीचर्स को अच्छी सैलरी देते हैं तभी आपके स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं। और अगर आपके पास वो बजट नहीं होता तो इंडिया तो इतनी ट्रांसपेरेंट कंट्री है। मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस अगर 7,000 रुपीज़ पर मंथ है तो दिल्ली में ही 5,000 वाला स्कूल भी है, 3,000 वाला स्कूल भी है और 1,000 वाला प्राइवेट स्कूल भी है। और आपके पास 1,000 के पैसे भी नहीं है तो हर जगह गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो ये हमारी ये स्कूलों से दुश्मनी क्यों है मेरी समझ में नहीं आती है। हर बात पे हम कहते हैं स्कूल वाले हमें, मतलब स्कूल वाले ना हो गए आपके दुश्मन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल एक सिंपल लोग होते हैं। आप इसे फीस कलेक्ट करके आप ही को सर्विस देते हैं, आपको अच्छे अच्छे टीचर्स देते हैं, स्कूल में फैसिलिटीज दी जाती हैं। और ज़रूर मैं कहता हूँ 10 से 15% अगर वो किसी स्कूल ने 10 करोड़ रुपए साल में फीस इकट्ठी की तो शायद जो उनकी ट्रस्टी होंगे या ओनर होगा उसने 1 से 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया। पर क्यों ना कमाए, उस स्कूल को बनाने में जो है 5 करोड़ रुपया खर्च किया है वो कैसे निकालेगा। इतना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, इतनी रिस्क लेते हैं, वो सब कुछ है। तो जैसे हर बिजनेस में एक रिटर्न होता है, बट स्कूल का रिटर्न भी बहुत शानदार रिटर्न नहीं है, वो किसी बिजनेस की तरह ही है। तो मोस्टली लोग जो स्कूल चलाते हैं वो शौकिया चलाते हैं, ठीक है, बहुत पैसा होता है। अक्सर आप देखोगे स्कूल के ओनर्स ऐसे होते हैं कि जिनके बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा होता है एंड दे रन स्कूल, उनको शौक होता है, मज़ा आता है। या कोई पुराने ट्रस्ट हैं, पुराने सोसाइटीज़ हैं, DAV सोसाइटी हो गई या सरस्वती बाल मंदिर सोसाइटी हो गई, वो वैसे ही एक अच्छे काम के लिए स्कूल चला रहे हैं। बहुत पैसा स्कूल आपसे नहीं कमाता है, बहुत पैसा मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस नहीं कमाते हैं। तो आप एक फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकलिए कि स्कूल वाले हमें लूटते हैं, तुम और मैं वाले फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकलिए। ढंग से सोचिए, फी पे करेंगे तो आपकी पढ़ाई जारी रहेगी, वरना वो कैसे पढ़ाएं। और जो मैंने कहा कि स्कूल वाले ये जरूर कर सकते हैं कि जो आपके खर्चे नहीं हो रहे हैं तो उसको देखते हुए आप 10 से 15% तक अपनी फीस
कम कर दीजिए। आई होप कि ये वीडियो सुन के सबको समझ में आएगा कि किसका क्या रोल है, स्कूल ओनर्स का और पेरेंट्स का, और उस रोल के हिसाब से आप चलें। और गवर्नमेंट से पीले कि वो ज़्यादा इंटरफेयर मत करें कि 2 घंटे क्लास, 3 घंटे क्लास। अरे नॉर्मल जब एक बच्चे की 7 घंटे क्लास होती थी सिलेबस पूरा करने के लिए, और सिलेबस पूरा से ज़्यादा ज़रूरी है उस 7th क्लास को समझने के लिए। सिलेबस काट देना कोई सोल्यूशन नहीं है ना। 7th क्लास की जो मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक है वो बहुत सोच समझ के लिखी गई है। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं पढ़ेगा 7th में तो 12th कैसे पास करेगा? और 12th के बाद छोड़िए आईआईटी का एंट्रेंस कैसे निकालेगा? उसको 7th में उसके बेस नहीं बना हर चीज़ और मैथमेटिक्स में। आपने ये कह दिया कि चलो जी प्रॉफिट लॉस काट देते हैं, परसेंटेजेस काट देते हैं, तो अगर अभी नहीं सीखेगा वो परसेंटेजेस या प्रॉफिट लॉस या जो भी टॉपिक्स हैं इसमें, या ज्योमेट्री नहीं सीखेगा बेसिक, तो फिर 5 साल बाद आईआईटी या मेडिकल के आईआईटी के एंट्रेंस में या किसी और एंट्रेंस में कैसे वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर पाएगा? जरा खुद सोचिए। तो सिलेबस काटना भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सिलेबस तो पहले अब इंडिया का बहुत बहुत छोटा हो चुका है। सोशल साइंस को आप काट सकते हो क्योंकि जो हम मानते हो वैसे बच्चा फिजूल में पढ़ता है 10th तक, बट मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस वो तो चाहिए ही चाहिए, और खासकर मैथ्स। उसका सिलेबस काट के किसका फायदा होगा? आप तो बच्चे को वो चीज़ पढ़ा ही नहीं रहे हो अभी, जो उसको अगले साल यूज़ होगी, फिर उसको अगले साल यूज़ होगी। फिर क्या आप 10th में भी सब कुछ उड़ा दोगे जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज आती है? तो हर बंदे से अपील है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, एजुकेशन मजाक नहीं है, और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से उम्मीद है, जो बार बार कहता हूँ कि सारे स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर्स, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर जरा बैठे और एजुकेशन को सीरियसली लें। एक बस हैफाहाजत डिसीजन मत लीजिए कि सिलेबस कम कर देंगे 30%, ये कम कर देंगे, 2 घंटे से ऊपर स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, 3 घंटे से ऊपर स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए भाई, ये एजुकेशन है कि मजाक है? बच्चे के अगले 70 साल इस पर डिपेंड करेंगे कि वो इस साल क्या पढ़ाई कर रहा है। तो प्लीज़ इतने मजाक में मत लीजिए इन चीज़ों को, और सभी स्टेक होल्डर से अपील है कि जरा ढंग से सोच के विचार करके आगे बढ़िए। धन्यवाद।